गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के बारे में बात कर रहे थे, तो आप लोगों को विद्युत धारा की परिभाषा याद हो गई होगी। और वीडियो को बार बार इसको देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा जो भी कॉन्सेप्ट। विद्युत धारा क्या थी, उसमें हमने बताया था कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से डिनोट किया जाता था और आई इज इक्वल टू क्या था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और मात्रक हो जाएगा कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर। अब आगे जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद्युत धारा का स्रोत, यानी कि विद्युत धारा कितने प्रकार से प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा है वो दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। पहले है इसमें प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती और दूसरी है दिष्ट धारा। इसको हम लोग एसी बोलते हैं और दिष्ट धारा को हम लोग डीसी बोलते हैं। तो एसी धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, जिससे हमारे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, पंखे चलते हैं, टीवी चलती है, जो भी उपकरण है वो उपकरण जो चलते हैं उसके अंतर्गत आती है, वो धारा हमारी एसी धारा कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती का धारा, या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब एक हाथ में ये पॉजिटिव होती है, दूसरे हाथ में नेगेटिव हो जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रत्यावर्ती धारा। तो ये हम अपने घरों में पावर हाउस से सप्लाई आती है, और जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। दूसरी धारा जो होती है वो है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा हमें सेल के द्वारा प्राप्त होती है, जैसे कि आपका शुष्क सेल है, ड्राई सेल है, या जो हम घड़ी में पेंसिल सेल यूज करते हैं, या रिमोट कंट्रोल में जो सेल यूज करते हैं, टार्च में सेल यूज करते हैं, तो उससे जो हमें धारा प्रवाहित होती है वो हमारी दिष्ट धारा कहलाती है कि एक सीधी रेखा में वो चलती है। इसमें क्या हुआ कि इस पर एक प्लस का चिन्ह और नीचे माइनस का चिन्ह रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। अब इसका जो है हमें बैटरी या जो सेल है उसको हमें सिंबल के द्वारा बताना है, आरेख बना करके बताना है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये सेल को हम डिनोट करते हैं तो इसमें एक बड़ी लाइन लेते हैं और एक मोटी सी छोटी लाइन लेते हैं। तो जो इसमें धन सिरा होता है वो पतली लाइन होती है, और ऋण सिरे को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। धन सिरा वाला हमारा एनोड कहलाता है, और ऋण सिरा जो मोटी वाली लाइन है छोटी सी वो कैथोड कहलाती है। तो ये हम सेल का सिंबल हो गया, संकेत हो गया। आपका पूछेगा कि सेल का आरेख बनाइए, तो आपको इस तरह से ये सेल का आरेख बनाना है। अब क्या होता है कि अगर हम कई सेल मिला करके हमें ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि आपने देखा होगा कि रेडियो में एक सेल, या टॉर्च में ही हम लोग 2 या 3 सेल यूज करते हैं, तो वो 3 सेल यूज करने पर वो एक बैटरी बन जाती है। सेलों का जो कई समूह होगा वो हमारी बैटरी कहलाती है। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये बड़ी, ये छोटी, फिर इसका ऋण सिरा दूसरे का धन सिरे से ऋण सिरा, और फिर इस तरह से जुड़ जाता है। इस तरह से जो सिंबल बनेगा वो हमारी सेलों का समूह क्या कहलाता है? बैटरी कहलाती है। तो ये बैटरी हो जाती है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, सिंबल भी बनाना है। और प्रत्यावर्ती धारा को दिखाने का लिए संकेत जो हम प्रयोग करते हैं वो इस तरह से दिखाते हैं। ये तरंग के रूप में इसमें
धारा चलती है और जो इस तरह से बताएगा कि एक हाफ में पॉजिटिव है तो दूसरे हाफ में नेगेटिव हो जाता है। अब अगली टॉपिक है जो वैद्युत सेल है। वैद्युत सेल क्या होता है, सेल के बारे में हम लोग जानकारी देंगे। तो टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या है, वैद्युत यहाँ वैद्युत सेल दो प्रकार का होता है। वैद्युत सेल भी वैद्युत सेल दो प्रकार का वैद्युत सेल दो प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल और दूसरा हो जाएगा द्वितीयक सेल। तो हम प्राथमिक सेल के बारे में बात करेंगे। प्राथमिक सेल क्या हो गया कि वो सेल होता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा से हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपका शुष्क सेल हो गया, जैसे हमने बताया कि जो हम रिमोट कंट्रोल में, घड़ी में या टॉर्च में, रेडियो में जो सेल प्रयोग करते हैं वो शुष्क सेल कहलाते हैं। तो उनसे क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो जब तक रासायनिक ऊर्जा रहती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, कुछ समय बाद वो खत्म हो जाती है। लेक्लांसे सेल है, डेनियल सेल है, ये सब प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और प्राथमिक सेल में हम धारा लगातार नहीं लेते हैं और इसमें धारा शीघ्रता से खत्म हो जाती है। तो इस तरह के सेल हमारे प्राथमिक सेल कहलाते हैं, जिनको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। और इसमें धारा लगातार हम अधिकतर देर तक नहीं लेते हैं। जैसे टॉर्च का प्रयोग हम लोग करते हैं तो आपने देखा हो कुछ समय के लिए करते हैं, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं, तो फिर वो पुनः रासायनिक प्रक्रिया पूरा कर लेता है जिससे वो आवेशित हो जाता है, फिर चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सेल हम कर सकते हैं, लेकिन फिर अगर रासायनिक क्रिया खत्म हो जाती है तो उसको हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इस तरह के सेल को हम प्राथमिक सेल कहते हैं, जिसमें क्या आता है आपका शुष्क सेल। शुष्क सेल जो है प्राथमिक सेल है। डेनियल सेल, शुष्क सेल और लेक्लांसे सेल इत्यादि, ये और इन सेलों का प्रयोग हम विद्युत घंटी में भी करते हैं। तो कई तरह के उदाहरण हमने आपको बता दिए। अब आता है द्वितीयक सेल। इस प्रकार के सेल में क्या होता है कि पहले हम इस सेल को विद्युत स्रोत के द्वारा चार्ज करते हैं। चार्ज होने के बाद हम इसको फिर उपयोग में लाते हैं और जैसे ही उपयोग करेंगे और ये डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि पहले आवेशित करेंगे फिर ये विसर्जित हो जाता है, इसका आवेश खत्म हो जाता है, तो हम इसको पुनः चार्ज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस तरह के सेलों का प्रयोग हम इन्वर्टर आजकल घरों में प्रयोग करते हैं। तो इन्वर्टर में जो बैटरी हम प्रयोग करते हैं
तो उसमें कई प्लेटें लगी होंगी, आपने देखा होगा कई खाने हैं, तो वो कई प्लेटें आपस में जुड़ी हुई रहती हैं और उससे हम 12 वोल्ट की बैटरी बनाते हैं, बैटरी को इन्वर्टर से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब तक करंट रहता है तो हम उसको चार्ज करते हैं, वो और जैसे करंट चला जाता है तो हम उसको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके हम अपने घरों में उपयोग में लाते हैं। फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है, वो प्रक्रिया चार्ज होती रहती है, तो इसको हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे सेलों को, जिस सेल को हम दोबारा चार्ज कर सकें, आवेशित कर सकें, तो वो हमारे सेल क्या कहलाता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। तो इस तरह से विद्युत सेल के बारे में आप लोगों ने जानकारी ली। और इस तरह के सेल में प्रबलता भी अधिक रहती है। शुष्क सेल की अपेक्षा आप लोग देखेंगे कि हम लोग इसको सीधे किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 212 वोल्ट को हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं 250 वोल्ट में AC, और फिर दोबारा हम इसको उपयोग में भी ला सकते हैं। तो इस तरह से ये द्वितीयक सेल और प्राथमिक सेल के बारे में हमने जानकारी दी। कुछ उपकरण दिए गए हैं, जैसे धारा नियंत्रक है, प्रतिरोध बॉक्स है, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नहीं क्लियर होगा तो आप लोग स्कूल आ सकते हैं पूछने के लिए 9 से 12 के बीच में, इसमें क्लियर कर दिया जाएगा। या जब स्कूल ओपन होगा तो हम 2 टॉपिक जो है धारा नियंत्रक, प्रतिरोध बॉक्स आपको दिखा देंगे, फिगर में दिया हुआ क्लियर हो जाएगा। धारा नियंत्रक जो होता है, इसमें हम धारा का मान कम और घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे फिगर में आप लोग देखेंगे, बुक में पेज नंबर 424 पर दिया हुआ है, आगे पीछे खिसकाया जाता है, उसको हम धारा को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और धारा नियंत्रक का सिंबल जो हमारा बनता है वो इस तरह से, प्रतिरोध आप बनाएंगे, ये प्रतिरोध कहलाता है, और इस पर एक एरो का चिन्ह लगा देंगे तो धारा नियंत्रक का सिंबल हो जाता है। और एक दूसरे तरह का होता है, तो आप इस तरह से, ये प्रतिरोध बना हुआ है और इस पर हम इस तरह से भी सिंबल बना सकते हैं, तो ये धारा नियंत्रक हो जाएगा। प्रतिरोध बॉक्स में आप निकाल करके पिने रहती हैं कि 1 ओम 2 ओम का प्रतिरोध है, क्या है, ये अगले टॉपिक में भी क्लियर होगा। अब आता है आमीटर। आमीटर आप लोगों को एक आमीटर है और दूसरा वोल्ट मीटर है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं, घरों में भी करते हैं। आप लोगों के यहाँ अगर सबमर्सिबल लगा होगा तो जहाँ आप ऑन और ऑफ करते हैं सबमर्सिबल को, तो वहाँ पर 2 गोल गोल आपको दिखाई दे रहे होंगे। वहाँ पर आपको इस तरह से ए लिखा होगा, घड़ी जैसा बना होगा, और उसमें दूसरे में V लिखा होगा। यहाँ पर आपका वोल्ट लिखा रहता है, V का मतलब वोल्ट, और आमीटर का, एम्पियर का मतलब, आमीटर का मतलब एम्पियर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 15 20 तक का बना रहता है सिंबल। तो इसमें जब इसको चालू करेंगे तो इसमें पता चलता है कि अमीटर से हम क्या करते हैं, जो चालक तार है उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है हम अमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं, और वोल्ट मीटर से ज्ञात करते हैं कि उनके सिरों पर विभवांतर कितना है। तो जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो कितने वोल्ट की होती है, 250 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो वोल्ट मीटर के माध्यम से हम विभव को मापते, विभवांतर को मापते हैं। वोल्टेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आम भाषा में आप लोग बोलते होंगे वोल्टेज, देखा होगा स्टेबलाइजर में भी लगा रहता है, जिस पर हम क्या करते हैं 250 वोल्ट की सप्लाई हमारे घरों में आती है, तो वो वोल्ट मीटर के माध्यम से मापी जाती है, और धारा का मान हम आमीटर से मापते हैं। तो जिसके घरों में सबमर्सिबल होगा तो वो लोग देख सकते हैं आमीटर और वोल्ट मीटर, इस तरह से घड़ी लगी होगी जो उन पर लिखा रहता है। तो आमीटर का प्रयोग हम धारा मापने के लिए करते हैं, और वोल्टेज नापने के लिए, विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर लगा होता है। अब इसका परिपथ आरेख पूछता है कि जैसे सेल के द्वारा ही लगा होगा, तो परिपथ जब पूरा वो बन जाता है, जैसे आप बल्ब चालू कर देते हैं तो बल्ब चालू होने में पूरी परिपथ जुड़ेगा, दोनों तार धन और ऋण सिरा जोड़ देते हैं तब बल्ब जलता है। उसी तरह से हमारा परिपथ भी बनता है। जैसे ये इस तरह से है, ये बैटरी हो गई या सेल हो गया। यहाँ से आपने क्या किया कि इसमें एक चालक तार जोड़ दिया,
ये आमीटर हो गया, ये लिखा हुआ है इसका मतलब आमीटर हो गया। और ये चालक तार है, तो इसमें कितनी धारा चालक तार में जा रही है ये हमको नापना है। तो यहाँ पर धन सिरा हो गया और ये ऋण सिरा हो गया। तो यहाँ से हम ये आपको आमीटर के द्वारा पता चलेगा, परिपथ बनाने के लिए आएगा तो आप इस तरह से परिपथ बनाएंगे। और आमीटर को हम परिपथ के द्वारा समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आमीटर जो भी है चालक तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है इस तरह से। और वोल्ट मीटर जो होगा वो वोल्ट मीटर जो है चालक तार के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो देख लीजिए कैसे हम वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे। ये चालक तार है और यहाँ से इसको हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। और यहाँ से परिपथ में ये धारा दे देंगे इस तरह से। तो ये और ये इसके समांतर में हो गई। समांतर रेखाएं जो आपने पढ़ा एक दूसरे को कहीं नहीं काटी, तो एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है, इसलिए समांतर क्रम कहलाता है। और श्रेणी क्रम इसका धन सिरा हो गया और ये ऋण सिरा यहाँ से जुड़ गया। और चालक तार में कोई धन ऋण सिरा नहीं होता है। तो इस तरह से ये आपने देखा वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं और आमीटर को हम चालक तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो ये परिपथ आरेख कहलाता है। इस तरह के आरेख को हम परिपथ आरेख कहते हैं। तो ये फिगर पूछा जाता है, परिपथ आरेख बनाने का सिंबल बताइए। और ये ध्यान में रखना है कि आमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगले वीडियो में समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के बारे में भी बताएंगे, तो इस पर भी जब टॉपिक आएगा वो ही बताया जाएगा। अब जैसे विद्युत परिपथ आरेख, एक और चीज आएगा विद्युत परिपथ आरेख। हम जो बात करेंगे विद्युत परिपथ आरेख बताते हैं क्या चीज़ होता है कि पूरी बैटरी जिसके साथ सारा जो आपका इंस्ट्रूमेंट है आमीटर वोल्ट मीटर चालक तार जुड़े होंगे धन और ऋण सिरे से, तो उसको हम परिपथ कहते हैं। और परिपथ आरेख के द्वारा हमको दिखाना होता है कि परिपथ आरेख आप दिखाइए आमीटर वोल्ट मीटर और चालक तार को जोड़ करके। तो देखिए कैसे बनाएंगे, उसमें कुंजी भी लगानी है। तो सबसे पहले ये कुंजी हो गई। ये कौन सी कुंजी हो गई मालूम है? ये बंद कुंजी है, यानी कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। और जब ये हटा देंगे तो ये खुली हो गया, यानी कि अब इस परिपथ में धारा नहीं जा रही है। यहाँ हम क्या कर देंगे, बैटरी जोड़ देंगे, यानी कि बहुत सारे सेल जोड़ देंगे इस तरह से। ये बैटरी जो है, ये कुंजी हो गई, ये बैटरी हो गई। यहाँ आप ये आमीटर जोड़ देंगे, ये धन सिरा हो गया और नीचे ऋण सिरा हो गया। आमीटर से आपने क्या किया, अब यहाँ पर ये P सिरा हो गया और ये Q सिरा हो गया। और यहाँ पर आपने वोल्ट मीटर जोड़ दिया। तो आपने देखा कि बैटरी के साथ हमने कुंजी आमीटर वोल्ट मीटर चालक तार को जोड़ दिया सारा, यानी कि धन विभव से ऋण विभव तक। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चलने लगेगा। धारा कैसे चलेगी, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। तो हम धारा को इधर
एरो के साइन से दिखा देते हैं कि धारा इसमें इधर से चल रही है और ये इस तरह से जाएगी और बैटरी के ऋण सिरे पर यानी कि ऋण विभव पर चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन जो है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाएंगे और वैद्युत धारा जो है धन सिरे से इस तरह से दिखाया जा रहा है, ये जा रही और ये पूरा जो है हमारा क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है, जिसको हम वैद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। तो ये आपको बनाने के लिए आएगा। कुंजी जोड़ी जाती है धन सिरे से ऋण सिरे की ओर। आमीटर को हमने क्या कर दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में हो गया और ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इस तरह से आपने किरण आरेख भी देख लिया, वैद्युत परिपथ का आरेख भी देख लिया। ये पेपर में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से फिगर बनाइएगा, समझ में आ गया होगा। अब आता है ओम का नियम। ओम का नियम जो है बोर्ड के और भी आगे पढ़ने के लिए जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो ओम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, जिसको ध्यान से देखिए और समझिएगा। ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या होती है, जैसे ताप दाब इत्यादि में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसके सिरों पर लगाए जाने वाला विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है। चालक तार जैसा हमने फिगर बनाया था उसके अनुसार, तो ये कह रहा है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, ओम का वैद्युत धारा जो होती है वो नियत रहती है और इसे हम ओम का नियम कहते हैं। जैसे हमने फिगर बनाया था तो जो चालक तार था उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था और जो विभवांतर लगाया यानी कि विभवांतर दो धन सिरे और ऋण सिरे से जो धारा प्रवाहित की जा रही थी, दोनों को हमने किससे जोड़ दिया था, चालक तार से जोड़ दिया था। तो यही नियम हमारा ओम का नियम कहलाता है। क्या है ओम का नियम, कि जब किसी चालक तार ताप व अन्य भौतिक अवस्था जैसे लंबाई परिच्छेद चालक का पदार्थ ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, नियत होता है। ये ओम का नियम कहलाता है। अब मान लेंगे यदि चालक के सिरों पर यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी हो तथा लगाया गया विभवांतर भी हो तथा उसमें बहने वाली धारा
आई हो तो ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक में हम क्या करते हैं, अगर उसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब क्षेत्रफल लंबाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात जो है वो क्या होता है, नियत होता है। यानी कि V/I इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा या नियत रहेगा। नियतांक लिख दीजिए आपने। इस नियतांक को हम R से डिनोट करते हैं, तो इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये जो प्रतिरोध है वो नियत रहता है, इसको हम R से भी दिखा सकते हैं, इक्वल टू R। ये प्रतिरोध कहलाता है, तो ये ओम का नियम है। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।